चलो फर्स्ट पॉइंट हम लोग स्टडी कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? अल्ट्राफिल्ट्रेशन। और इसके अंदर भी हम इस तरीके से नोट करते चलते हैं। लिखिए, दिस प्रोसेस अकर्स बिटवीन ग्लोमेरुलस एंड बाउमन्स कैप्सूल। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव नंबर 1। दिस प्रोसेस अकर्स बिटवीन, किस किस के बीच में हो रही है? दिस प्रोसेस occurs between ग्लोमेरुलस। अच्छा, ग्लोमेरुलस क्या है इसमें? नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, एंड बाउमन्स कैप्सूल। आगे लिखिए, इसमें सेकंड पॉइंट नोट करो। लिखो, द ब्लड एंटरिंग इनटू द ग्लोमेरुलस, द ब्लड एंटरिंग इनटू द ग्लोमेरुलस कम्स फ्रॉम एओर्टा। बोर्ड पर लिखते चलते हैं। द ब्लड एंटरिंग into the glomerulus, आगे लिखो, comes from aorta, आगे लिखिए, देखो, via renal arteries, आगे लिखिए, एंड कैरीज वेस्ट मटेरियल टू बी फिल्टर्ड आउट, एंड कैरीज वेस्ट मटेरियल्स टू बी फिल्टर्ड आउट। तो लिखा बेटा, ऑल सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड आर फिल्टर्ड आउट एक्सेप्ट द, ये है काम का इसमें। क्या फिल्टर नहीं होता? तो बिल्कुल लार्ज प्रोटीन्स फिल्टर नहीं होते, और ब्लड कॉर्पसेस, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स भी फिल्टर नहीं होते। क्लियर? तो क्या हम इस चीज़ को स्टडी कर चुके हैं? बिल्कुल स्टडी कर चुके हैं। हमने क्या देखा था कि ब्लड के बेटा 2 कंपोनेंट थे, एक तो प्लाज्मा, दूसरा कॉर्पसल्स, है ना, ब्लड कॉर्पसल्स शॉर्टकट में लो, बाउमन कैप्सूल मत समझना, है ना। ब्लड कॉर्पसल्स या आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, पूरा शॉर्टकट में से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। फिर हमने बेटा क्या सीखा था कि इस प्लाज्मा के अंदर भी वो क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मा कन्वर्ट इनटू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, और इसमें से भी क्या माइनस कर दोगे? बोलो, क्या फिल्टर नहीं होगा बेटा? लार्ज प्रोटीन। बात समझ में आई सब बच्चों को? तो एक तो कॉर्पसल्स फिल्टर नहीं हो गया, प्लाज्मा के अंदर तो प्रोटीन था, लेकिन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में भी माइनस लिख देता हूँ, माइनस प्रोटीन भी फिल्टर नहीं होंगे। अब इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, वो ग्लूकोज है, वाटर है, आयंस हैं। तो लिखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट करके लिखिए। देखो बेटा, दिस फ्लूइड इन द ग्लोमेरुलर कैप्सूल। अच्छा, ग्लोमेरुलर कैप्सूल को हम दूसरा नाम जो बोल रहे हैं वही लिखो, बाउमन्स कैप्सूल, वो ज़्यादा अच्छा है। देखो, दिस फ्लूइड इन द ग्लोमेरुलर कैप्सूल या बाउमन्स कैप्सूल, अल्टीमेटली ग्लोमेरुलस से बाउमन्स कैप्सूल, तो इसी टर्म को यूज़ करें। तो लिखो, दिस फ्लूइड इन द बाउमन्स कैप्सूल इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। दिस फ्लूइड in the Bowman's capsule is called as glomerular filtrate.
नोट कर लिए सब बच्चों ने? तो देखो ग्लोमेरुलस टू बाउमेंस कैप्सूल जो फ्लूइड है, नेम ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। चलिए आगे लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इट कंसिस्ट ऑफ, यहाँ हम टर्म यूज करना है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का। लिखो आगे, लिखो बेटा। इट कंसिस्ट ऑफ वाटर कोमा यूरिया। यहाँ जो टर्म एक आई है इसको मैं भी इतना लिख के छोड़ता हूँ। और ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कैसे आया है वो सब बच्चों को आता है। ग्लोमेरुलस से ये कहाँ पास हुआ है? इन बाउमेंस कैप्सूल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नोट करो सभी बच्चे, लिखिए। इट कंसिस्ट ऑफ वाटर कोमा यूरिया कोमा सॉल्ट ग्लूकोज एंड अदर प्लाज्मा सॉल्यूट्स। नोट कर लिया बेटा। इट कंसिस्ट ऑफ वाटर कोमा यूरिया, या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कंसिस्ट ऑफ क्या क्या है इसके अंदर? भाई सबसे पहले तो वाटर होना चाहिए, है ना, यूरिया होना चाहिए, ग्लूकोज भी है, साथ में कुछ वाटर सॉल्युबल आयंस भी हैं, तो लिखिए इसमें सॉल्ट्स भी हैं, है ना। सॉल्ट्स बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ आयंस, सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, क्लोराइड आयंस, एक्सेट्रा कर दो। आगे लिखो। एंड अदर प्लाज्मा सॉल्यूट्स, एंड अदर प्लाज्मा सॉल्यूट्स। नोट कर लिए सब बच्चों ने? देखो, अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्रोसेस occurs due to the pressure difference between afferent arteriole and efferent arteriole। इसे भी टिक करना। अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्रोसेस अकर, भाई किसके बीच में हो रही है सब बच्चों को पता है। अकर्स बिटवीन ग्लोमेरुलस एंड बाउमेंस कैप्सूल इज ड्यू टू, हम इस सेंटेंस को यहाँ कंटिन्यू कर सकते थे, लिखना भूल गए। इज ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन अफरेंट आर्टेरियोल एंड इफरेंट आर्टेरियोल। तो आप फर्स्ट पॉइंट के साथ भी नोट कर सकते हो। नोट कर लिया सभी बच्चों ने? अफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियोल। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अब देखो, हमें एक बात तो समझ में आ गई कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर बेटा दोनों तरह के मटेरियल है, एसेंशियल भी और नॉन एसेंशियल। यहाँ तो जनरल हमने लिखा कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कंसिस्ट ऑफ वाटर, यूरिया, ग्लूकोज, सॉल्ट एंड अदर प्लाज्मा सॉल्यूट। क्लियर हो गए सब बच्चों को? लेकिन कहीं ना कहीं ये जो ग्लूकोज है, आयंस हैं, मतलब जो सॉल्ट्स हैं, और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर, है ना, इट कैन बी रीअब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड वेसल्स। अगेन उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन के बाद सेकंड प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन। सेकंड लिखिए ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। सेकंड पार्ट नोट करें, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन को एक और नाम लिखो, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन।
सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन या सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ये प्रोसेस बेटा किसके बीच में हो रही है? सबसे पहले तो ये बताएं। तो दिस प्रोसेस अकर्स बिटवीन द, आंसर क्या है? ब्लड वेसल्स मीन्स आर्टरीज एंड द वॉल ऑफ नेफ्रॉन। मैं ऑलरेडी आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। ये मेरा नेफ्रॉन था और ये नेफ्रॉन की एक वॉल बना देते हैं ना, ठीक है। और इसी के पैरेलल में ऑलरेडी इस तरीके से कॉइल्ड करते हुए डायग्राम बना चुके हैं, लेकिन वो नहीं बनाऊंगा मैं, सिंपल ये डायग्राम बना रहा हूँ। ये मेरा ब्लड वेसल है और नेफ्रॉन की दूसरी आर्म अपोजिट डायरेक्शन में हम बना देते हैं, ये बना देते हैं। तो थोड़ा सा इस तरीके से डायग्राम बनाओगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो हुआ क्या कि ये जो ग्लूकोज आयन, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड आयन प्लस वाटर, देखो यूरिया, क्रिएटिनिन और हिप्यूरिक एसिड जो वेस्ट मटेरियल है, फिनॉल है, हाइड्रोजन, बाकी जो हैं उनको तो रिलीज़ होना ही है, लेकिन ग्लूकोज 100% एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड वेसल। सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड आयन जो एक्सेस में है, जिससे बॉडी से बाहर नहीं जाना चाहिए, तो उनको भी क्या करते हैं, ये रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। बात समझ में आया सब बच्चों को? तो क्या अपनी आप लैंग्वेज में नोट कर पाएंगे? और नेफ्रॉन की वॉल जो है, वॉल ऑफ नेफ्रॉन, इनकी सेल्स कैसी हैं? तो इनको क्या लिखते हैं हम? ट्यूबुलर सेल्स ऑफ नेफ्रॉन। ट्यूबुलर सेल्स ऑफ नेफ्रॉन। अभी हमने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन देखा, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किसके बीच में हो रहा था? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस हुई थी अकर्स बिटवीन द बाउमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमरुलस, इनके बीच में हुई थी। छोटे छोटे से पोर्स हैं, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये जो लिक्विड बाउमेंस कैप्सूल के अंदर आया, दिस इज नोन एज द ग्लोमरुलर फिल्ट्रेट, GF, ठीक। तो चलिए सेकंड पॉइंट के लिए लिखते हैं। तो लिखो बेटा, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन या सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखो, दिस प्रोसेस अकर्स बिटवीन द, this process occurs between the, this process occurs between the tubular cell of nephron, tubular cells of nephron, ब्रैकेट में wall of nephron भी कर सकते हो, tubular cells of nephron and blood vessels, blood vessels में artery कर सकते हैं आप, artery नोट कर सकते हैं, एंड ब्लड वेसल्स। तो बिल्कुल हमने क्या देखा कि ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, अफरेंट आर्टेरियोल, ग्लोमरुलस, इफरेंट आर्टेरियोल। तो इफरेंट आर्टेरियोल कंटिन्यू आगे कैरी किया ना, और फिर ये बाद में लास्ट में रीनल वीन के थ्रू बॉडी से कहाँ चली गई? बाहर चली गई, ठीक है। ये सब बच्चों को पता है, ठीक है। तो हमने एक जनरल टर्म यूज़ किया, क्योंकि नेफ्रॉन एक सेल है, तो सेल के अंदर बेटा आर्टरी टर्म यूज़ करना ठीक नहीं होता। रीज़न क्या है बोलो? क्योंकि यहाँ तो हम लिख रहे हैं ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, आर्टरी से छोटे होते हैं आर्टेरियोल्स, क्लियर। इसका मतलब है यहाँ कैपिलरीज होना चाहिए, है ना। लेकिन अभी ब्लड वेसल लिख देते हो तो ब्लड वेसल्स के अंदर बेटा सब कुछ आ जाता है, आर्टरी, वीन्स, कैपिलरीज, क्लियर सब बच्चों को। तो ये ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन या सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन किसके बीच में हुआ? तो आंसर क्या है? बिटवीन द वॉल ऑफ नेफ्रॉन, मीन्स नेफ्रॉन की वॉल के अंदर सेल्स क्या है? ट्यूबुलर सेल्स ऑफ नेफ्रॉन एंड ब्लड वेसल्स, क्लियर। अब लिखते हैं इसके अंदर सेकंड पॉइंट, लिखो नेक्स्ट पॉइंट नोट करें। देखो, ग्लोमरुलर फिल्ट्रेट, ग्लोमरुलर फिल्ट्रेट कंटेन्स अ लॉट ऑफ यूजफुल मटेरियल। ग्लोमरुलर फिल्ट्रेट, ग्लोमरुलर फिल्ट्रेट contains a lot of useful materials like glucose, लिखा बेटा, lot of useful material like glucose, salts। अब salts के अंदर मैंने बोला salts लिखो या minerals भी लिख सकते हो। salts का मतलब है बेसिकली आयंस है, जैसे सोडियम क्लोराइड हमने फूड के रूप में यूज़ किया, तो लेकिन हमें पता है ना वाटर के साथ वो क्या बनने वाले हैं? फाइनली सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस। इसी तरीके से जितना भी वेजिटेबल, फ्रूट्स या किसी भी सोर्सेज से हमारी बॉडी के अंदर क्या एंटर कर गए बेटा? मिनरल्स, ठीक है। तो मिनरल की जितनी भी एक्स्ट्रा क्वांटिटी होगी वो यूरिन के थ्रू बॉडी से रिलीज़ होगी ही, ठीक। जितना रिक्वायरमेंट होगी वो एब्जॉर्ब हो जाएगी।
तो आपने सॉल्ट में लिख दो ब्रैकेट में सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, क्लोराइड आयंस एक्सेट्रा कर दीजिए। नोट कर लिए सब बच्चों ने? आगे लिखिए। एंड वाटर, तो आपने लिखा ग्लोमेरुलर ऑफ फिल्ट्रेट कंटेन्स अ लॉट ऑफ यूजफुल मटेरियल लाइक ग्लूकोज, सॉल्ट, ठीक, सच है सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत सारे हो सकते हैं एक्सेट्रा। एंड वाटर, एंड वाटर, ये सारे एसेंशियल सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, और इन्हें रीअब्जॉर्ब करना जरूरी है। आगे लिखिए, नेक्स्ट उसी में कंटिन्यू कर दो, लिखो दीज सब्सटेंसेज आर रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द, दीज सब्सटेंसेज आर रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल मतलब किडनी, है ना, रीनल ट्यूब्यूल्स, चलो, आर रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स एट वेरियस लेवल्स, renal tubules at various levels and in various proportions, various level and various proportions, various levels and in various proportion। नोट कर लिया सब बच्चों ने? देखो बेटा, नेफ्रॉन के बहुत सारे हमने पार्ट्स स्टडी किया था, बोलो। प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिसेंडिंग लिम्ब, लूप ऑफ हैनले, असेंडिंग लिम्ब, इसमें भी थिन सेगमेंट, थिक सेगमेंट और थिन सेगमेंट क्लियर। फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, बाद में कलेक्टिंग डक्ट। तो बेटा कितने सारे पार्ट्स हो गए? बाउंस कैप्सूल तो एक स्टोरेज है केबल, किसका? प्लाज्मा से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का, इसका मूव करके ये आ गए सारे के सारे। तो बेटा हायर क्लास मतलब जो 11th-12th की बायोलॉजी होगा, तब आप नेफ्रॉन की स्टडी करोगे। अगर इतना डिटेल में पढ़ना है तो मैं तो भेज दूंगा आपको नोट्स, क्लियर। तब क्या आप देखने वाले हो? बोले सर प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में ग्लूकोज का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन किसी दूसरे पार्ट में हो रहा है, हैनले लूप में किसी और सब्सटेंसेस का एब्जॉर्ब हो रहा है, लेकिन वो 10th क्लास के लेवल पर नहीं आएगा। समझ में आया सब बच्चों को? तो आप नोट करना चाहें तो मैं नोट भले ही करा देता हूँ, एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में तो सिंपल आएगा कि ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में हो क्या रहा है। तो क्या आंसर लिखोगे इसके अंदर सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में? कि एसेंशियल सब्सटेंसेज आर रीअब्जॉर्ब्ड बाय, एसेंशियल सब्सटेंसेज आर रीअब्जॉर्ब्ड बाय, आंसर क्या है? ब्लड वेसल फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन या रीनल ट्यूब्यूल्स। क्लियर सब बच्चों को? यस या नो? बिल्कुल कोशिश की है। हाँ, अब नेक्स्ट पॉइंट नोट करें, अब देखते हैं उसको, एग्ज़ाम के लिए नहीं, लिख लीजिए। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, देखो ग्लूकोज इज रीअब्जॉर्ब्ड कंप्लीटली फ्रॉम द प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। स्पेशली ऐसा नहीं आता है, ठीक है, फिर भी पॉइंट्स करके लिख लो। ग्लूकोज इज रीअब्जॉर्ब्ड कंप्लीटली फ्रॉम द PCT कर देना, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। Glucose is reabsorbed completely from the proximal convoluted tubule। नोट कर लिया बेटा सब बच्चों ने? नेक्स्ट लाइन से लिखो, देखो मोर देन 85% ऑफ वाटर इज, मोर देन 85% of water is reabsorbed, more than 85% of water is reabsorbed from the proximal distal। अब proximal distal मतलब शॉर्टकट सब बच्चों को आता है ना, proximal convoluted के लिए क्या लिख देते हैं? PCT। तो proximal convoluted tubule पूरा नहीं लिखना, तो PCT DCT हो गया, proximal convoluted tubule, distal convoluted tubule। इसमें लिखा है proximal distal, है ना। अब दोनों ऐसे लिखो ना, क्या लिखा है बेटा? फ्रॉम द प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, शॉर्टकट में PCT, एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, आगे लिखो एंड इवन इन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स या कलेक्टिंग डक्ट, एंड इवन इन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। देखो टर्म चेंज हो रहे हैं, है वही कलेक्टिंग डक्ट। आपको कलेक्टिंग डक्ट सुना है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स मत लिखो, कलेक्टिंग डक्ट नोट करो। एंड इवन इन कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट्स, नोट कर लिया सब बच्चों ने? ओके, चलो आगे लिखते हैं नेक्स्ट लाइन से।
पॉइंट्स चेंज करते जाना। लिखो सोडियम क्लोराइड इज रीअब्जॉर्ब्ड इन द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल ट्यूब्यूल्स, मतलब पीसीएनटी एंड डीसीटी। सोडियम क्लोराइड ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते हो सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, क्योंकि पूरा सोडियम क्लोराइड कहाँ नेफ्रॉन में आएगा रे, आयंस आ जाते हैं। सोडियम क्लोराइड इज रीअब्जॉर्ब्ड इन द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल ट्यूब्यूल। ठीक, आगे लिखिए। देखो पोटेशियम एंड फॉस्फेट इज कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द पीसीटी। पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन K+ and PO4 3-, this is called the phosphate ion. Potassium and phosphate is completely reabsorbed from the proximal tubule. लिख लिया बेटा सब बच्चों ने? पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन इज कम्प्लीटली रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। मैं तो वो डेटा नोट करा रहा हूँ जिस नोट्स में है, ठीक है। अदरवाइज मेरे पास इसका 11th 12th क्लास की बायोलॉजी का पूरा एक डायग्राम था, इसमें सारे इस तरीके से आयन, पूरा मटेरियल कहाँ एब्जॉर्ब होगा तो वो पूरा दिया है। मैं देखता हूँ, नहीं तो पोस्ट करूँगा फिर आपको। नोट कर लिए। लास्ट लाइन लिखो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन का, बताएंगे एग्जाम में क्या करना है इसका। लास्ट पॉइंट नोट करो बेटा। देखो अदर सब्सटेंसेस like uric acid, sulfates, uric acid, sulfates, amino acids, vitamin C, etc. also reabsorbed from the renal tubule, from the nephron भी लिख सकते हो बेटा, also reabsorbed from nephron। भाई नेफ्रॉन लिख दिया तो बस हो गया काम, जरूरी थोड़ी ना इसके पार्ट्स के नाम बारे में बोला जाए। रीनल ट्यूब्यूल, किडनी ट्यूब्यूल, नेफ्रॉन, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल, सब एक ही नाम है। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, बहुत सारे नाम हैं। रीनल ट्यूब्यूल में कंफ्यूज मत होना, यही है नेफ्रॉन। अब देखो स्कूल एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या टिक करना है इसमें। एक तो सिंपल सी बात है कि ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन की रिक्वायरमेंट क्यों आई, तो क्या आंसर होना चाहिए आपका? तो वाई, भाई क्यों इसको रीअब्जॉर्प्शन कर रहे हैं ये नेफ्रॉन, बोलो आंसर क्या होना चाहिए? बिकॉज ग्लोमरुलर फिल्ट्रेट कंटेन द बोथ एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल सब्सटेंसेज। इसमें दोनों सब्सटेंसेज हैं एंड एसेंशियल सब्सटेंसेज आर रीअब्जॉर्ब्ड, वो रीअब्जॉर्ब करना ज़रूरी है ना। अदरवाइज़ क्या होगा कि ग्लूकोज अगर यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर होगा तो हमारी बॉडी कैसी हो जाएगी? वीक हो जाएगी, वीकनेस आएगी। क्लियर? तो डायबिटिक पर्सन की हालत इसीलिए तो ख़राब होती है। ग्लूकोज हमारा बॉडी का एनर्जी सोर्स है, वो किसी भी हालत में यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर नहीं आना चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ सब बच्चों को? तो चलो ये था हमारा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो बीच में बेटा जो कुछ पॉइंट्स नोट किए थे ना कि स्पेशली ग्लूकोज इज एब्जॉर्ब्ड बाय द पीसीटी, ठीक है। और फिर लिखा था वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द पीसीटी, डीसीटी एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, सोडियम क्लोराइड एब्जॉर्ब्ड बाय द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल ट्यूब्यूल, पोटेशियम फॉस्फेट, वो इतना स्पेसिफिक नहीं आएगा। आप तो बस ये समझ लीजिए ग्लूकोज, वाटर, सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, क्लोराइड आयंस, फॉस्फेट आयंस, अमीनो एसिड, ठीक है, विटामिन सी, और क्या बोला उन्होंने, ठीक है, सल्फेट, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड भी हमारी बॉडी में बनता है और है ना, नहीं बनना चाहिए, क्योंकि
यूरिया हमारा नाइट्रोजिनस वेस्ट है। यूरिक एसिड बेसिकली किसका नाइट्रोजिनस वेस्ट है, हम पढ़ चुके हैं, एप्स के केस में बनता है वो। अमोनिया हमारा ह्यूमन बीइंग का नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं है। अमोनिया इन केस ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, क्योंकि अमोनिया थोड़ा सा उसका पॉइजनस लेवल ज़्यादा है ना, हाईली टॉक्सिक। इसलिए नेचर ने क्या किया कि अमोनिया वाटर में रिलीज़ कर दो। भाई इतना वाटर है एक्वेटिक एनिमल, तो वो एक्सक्रीट करते रहते हैं अमोनिया को, ठीक है, वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। चलो नेक्स्ट लिखो बेटा, ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के बाद लिखें ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन तो ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होता होगा, उल्टी कहानी होने वाली है। ट्यूबुलर सिक्रीशन में फर्स्ट राउंड में जो ग्लोमेरुलस से बाउंस कैप्सूल में फिल्टर नहीं हो पाए थे, वो जो अफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू कहाँ आ गए, इस तरीके से नेफ्रॉन के साथ में आ गए, ठीक है, एक्सचेंज होगा। तो मैं एक ही डायग्राम बना रहा हूँ। इस डायग्राम से आप क्या सीख रहे हैं कि फर्स्ट राउंड में जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जो फिल्टर पार्टिकल नहीं हो पाए, वो ब्लड वेसल से अगेन वो क्या होने वाले हैं, ब्लड वेसल टू नेफ्रॉन, रीनल ट्यूब्यूल्स बोल दो, मतलब नेफ्रॉन में फिर से क्या किए जाएंगे, एब्जॉर्ब किए जाएंगे। क्लियर। तो नॉन एसेंशियल सब्सटेंसेज अगेन रीअब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड वेसल फ्रॉम वॉल ऑफ नेफ्रॉन। क्लियर। दिस प्रोसेस अकर्स ऑल्सो इन बिटवीन द, बेटा किसके बीच में हो रही है, आंसर क्या है, ब्लड वेसल्स एंड वॉल ऑफ नेफ्रॉन। तो लिख लो। अभी हम और ये लिख रहे थे नेफ्रॉन टू ब्लड वेसल, लिखिए इसमें ट्यूबुलर इसमें भी नोट करो। दिस प्रोसेस ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड वेसल्स एंड वॉल ऑफ नेफ्रॉन, ट्यूबुलर सेल्स ऑफ नेफ्रॉन। नोट कर लिया बेटा सब बच्चे। इसमें लिखिए, लिखो इन दिस प्रोसेस substances like potassium hydrogen, आगे लिखो क्रिएटिनिन, creatinine, and certain drugs like phenol, अब मेरे ख्याल से तो ये भी होना चाहिए, ये भी एक तरह का वेस्ट मटेरियल है, जो हिप्यूरिक एसिड, जो मैं बार बार बोलता रहता हूँ, एक्सेट्रा कर लो। एक्सेट्रा। आगे लिखो आर डायरेक्टली एक्सक्रीटेड बाय द ट्यूबुलर सेल्स फ्रॉम द ब्लड, are directly excreted by the tubular cells from the blood, are directly excreted by the tubular cells from the blood। ट्यूबुलर सेल्स ऑफ द ब्लड। नोट कर लिए सब बच्चों ने। पर्पस समझ में आया ना सब बच्चों का, कि बेटा जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में फ़िल्टर नहीं हुए, वो क्या हुए, डायरेक्टली आ गए फिर से इसके कांटेक्ट में, ब्लड वेसल के कांटेक्ट में। क्योंकि अल्टीमेटली बॉडी में जितना भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, पॉइजनस सब्सटेंसेस है, वो दो तरीके से बॉडी से बाहर जा रहा है। एक तो हमने देखा लार्ज इंटेस्टाइन में, तो वो कैसा है, वाटर इनसॉल्युबल, पानी में इजीली डिजोल्व नहीं होते। दूसरा वाटर सॉल्युबल, यूरिन अपने आप में एक क्या है भाई, किडनी के पास एक मीडियम हो गया कि भाई वाटर कंटिन्यूसली फ्लो होता है, वाटर मतलब ब्लड फ्लो होता है, और उसके अंदर वाटर है, वाटर के अंदर सारी के सारे हमारे क्या हैं, वेस्ट मटेरियल इजीली डिजोल्व हो जाते हैं। इवन आपने देखा होगा जब भी आप मेडिसिन यूज़ करते हो, दवाइयाँ खाते हो, तो क्या यूरिन का कलर चेंज होता है, होता होगा, है ना।
तो ड्यू टू द यूरोक्रोम पिगमेंट्स, जो हमारा बाइल जूस होता है, बाइल जूस सब बच्चों ने सुना है, तो बाइल जूस के अंदर बेटा दो चीज़ें होती है, एक तो बाइल पिगमेंट्स एंड बाइल सॉल्ट। तो बाइल पिगमेंट्स क्या करते हैं, यूरिन का कलर चेंज कर देते हैं। ठीक, अब यूरिन भी किस पर डिपेंडेंट है भाई, यूरिन भी एक तरह का ब्रेन से रिलेटेड ही है। आपने क्या देखा होगा कि अगर आप स्टिमुलेंट्स यूज़ करते हो, लाइक कॉफ़ी चाय पीते हो, तो यूरिनेशन बढ़ जाता है, होता है कि नहीं होता है? ठीक है, गर्मियों में यूरिनेशन कम होगा, सर्दियों में यूरिनेशन ज़्यादा होगा, डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। तो वो और भी आगे की कहानियाँ बहुत हैं। अब नेक्स्ट लाइन से नोट करो, ये हो गया हमारा ट्यूबुलर सिक्रीशन। लास्ट पॉइंट देखो, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में क्या होना चाहिए कि जो भी हमारे वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, एक्सक्रीट फ्रॉम बॉडी, है ना, दिस इज कॉल्ड द एक्सक्रीशन। तो चलो लास्ट पॉइंट नोट करते हैं, वो ट्यूबुलर सिक्रीशन में लिखते हैं, लेकिन हम एक्सक्रीशन के टर्म में से लिखेंगे। तो मैकेनिज्म का लास्ट पार्ट नोट करें, एक्सक्रीशन। इसमें जो छोटे छोटे टर्म्स हैं देखो, वाटर सॉल्युबल, सबसे पहले तो वाटर में सॉल्युबल होना चाहिए। वाटर इनसॉल्युबल रिलीजेस इन द फॉर्म ऑफ स्टूल, है ना, फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन। तो वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक वेस्ट, तो मेटाबॉलिक वेस्ट बिल्कुल समझ में आ रहा है। मेटाबॉलिज्म मतलब पूरा जो हमारा डाइजेशन प्रोसेस है, प्रोटीन कन्वर्ट इनटू अमीनो एसिड, अमीनो एसिड कन्वर्ट इनटू अमोनिया, अमोनिया प्लस CO2 इक्वल टू द यूरिया। क्लियर? तो ये सारे के सारे जो टॉक्सिक भी हैं, इसलिए तो बॉडी से हम बाहर कर रहे हैं। क्लियर? रिलीज इन द फॉर्म ऑफ यूरिन फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड द एक्सक्रीशन। अब एक लास्ट टर्म और लिख लो, कंपोजिशन ऑफ यूरिन। कंपोजिशन ऑफ यूरिन, अच्छा सभी बच्चों को बताया ना, यूरिन टर्म मैंने एक्सप्लेन किया था। यूरिन टर्म कहाँ से आया, यूरिया प्लस रीन, रीन मतलब किडनी, दोनों को मिला के यूरिन। देखो हम बचपन से 9-10 क्लासेस तक आप लोग आए हो, यूरिन टर्म कुछ नया नहीं है, सबको पता है। पर अभी आपने कुछ सीखा है ना, कि आपने क्या सीखा कि यूरिया प्लस रीन से बना दिया है क्या, यूरिन। चलो कंपोजिशन, कंपोजिशन में क्या होना चाहिए, मैक्सिमम तो वाटर ही होता है। ठीक, क्योंकि वाटर में तो डिज़ोल्व है। अब एग्जैक्ट इतना परसेंट वाटर ये सब अपन ना लिखें। यूरिन स्लाइटली एसिडिक लिक्विड लाइट येलो इन कलर, दे है अपना क्या लिखा हुआ है, द हेल्दी ह्यूमन बीइंग हैज़ 95% वाटर, 5% ऑफ सॉलिड वेस्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अरे माय गॉड, पॉइंट्स के फॉर्म में लिखना है, बहुत कुछ लिखा है। देखो यूरिन इज स्लाइटली, देखो यूरिन इज स्लाइटली एसिडिक लिक्विड, ये तो सबको पता है। आगे लिखो लाइट येलो इन कलर, स्लाइटली एसिडिक लिक्विड, लाइट येलो इन कलर। और लाइट येलो कलर ड्यू टू द यूरोक्रोम पिगमेंट ऑफ बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट से आता है ये, लाइट येलो इन कलर। दूसरा लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो, द हेल्दी ह्यूमन बीइंग हैज द हेल्दी ह्यूमन बीइंग, आगे लिखो बेटा, हैज 95% वाटर। ऐसा करें, द हेल्दी ह्यूमन बीइंग यूरिन कंपोजिशन इज, ऐसा करते हैं, यूरिन कंपोजिशन इज। अब हेल्दी ह्यूमन बीइंग 95% वाटर, अजीब लग रहा है। यूरिन कंपोजिशन इज लिखो, 95% वाटर, 95% वाटर। इसमें फिर लिखिए 5% सॉलिड वेस्ट, 5% सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट। इसके अंदर लिखो बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिखो, सच एस, क्या क्या होता है, यूरिया, यूरिक एसिड,
यूरिया, यूरिक एसिड, ये क्रियाटाइनिन, NINE, क्रियाटाइनिन एक्सेट्रा कर दो। आगे लिखो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कॉमा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब देखो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यहाँ इन्होंने नोट किया सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनिया, ठीक है। लेकिन भाई इनऑर्गेनिक कंपाउंड मैं तो आयंस के फॉर्म में लिखना चाहूँगा। जनरली आयंस के फॉर्म में सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, है ना, क्लोराइड आयंस, आयोडाइड आयंस, और भी अमोनिया भी लिखा हुआ है इन्होंने, एक्सेट्रा कर दीजिए, और भी हो सकते हैं। यहाँ तक नोट कर लिए सब बच्चों ने? आगे लिखो सॉल्ट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, हार्मोन्स एंड मेडिसिन्स लाइक एंटीबायोटिक एंड एक्सेस विटामिन्स आर पास्ड आउट विथ यूरिन। ये तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा। विटामिन्स को भी बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड में लिख सकते थे। चलो इतना हो गया, एंड अदर करके लिख देते हैं, छोड़ो। लिखो और सॉल्ट ऑफ फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट आयंस, विटामिन्स एक्सेट्रा कर दो, विटामिन्स, मेडिसिन्स, हार्मोन भी एक्सक्रीट होते हैं फिर तो, एक्सेस में जो भी कुछ है एक्सेट्रा कर दो बेटा, है ना, छोड़ो मत पढ़ो चक्कर में इतना सारा, क्या करोगे। बॉडी के अंदर जो भी विटामिन्स एक्स्ट्रा हैं, जैसे विटामिन बी और सी, आपने एक दिन में बहुत सारा नींबू पानी पिया, लेकिन जितना रिक्वायर्ड नींब है ना विटामिन सी है वो एब्जॉर्ब होगा, बाकी सब यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर। तो विटामिन बी और सी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, और वो क्या होंगे, वो बॉडी में स्टोर नहीं होते। समझ में आया सब बच्चों को? विटामिन ए, डी, ई के, अगर विटामिन की बात करूँ सब बच्चों के लिए, तो विटामिन में दो क्लासिफिकेशन है। एक होता है बेटा वाटर सॉल्युबल, दूसरा फैट सॉल्युबल। आप नोट करना चाहें तो लिख लें। वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं हमारे बी एंड सी, विटामिन बी एंड सी। बी में तो बहुत सारा है, B1, B2, B3, B4, B5 और B6, B12 तक होते हैं। और दूसरा फैट सॉल्युबल हमारे विटामिन ए, डी, ई के, ठीक है। अब इसमें क्या लिख सकते हो अपने खुद के समझने के लिए कि विटामिन ए, डी, ई के का एक्सेस अमाउंट स्टोर्ड इन हिपैटिक सेल्स ऑफ लीवर। मैं देख रहा हूँ कि शायद उतना नीचे तक नहीं दिखेगा इस कैमरे में। विटामिन ए, डी, ई के लीवर सेल्स में स्टोर हो जाते हैं। और बी, सी लिख लो, डू नॉट स्टोर, बॉडी में स्टोर नहीं होते, एक्सेस अमाउंट, इट रिलीजेज फ्रॉम, या इट रिलीजेज इन द मतलब विथ यूरिन के साथ बॉडी से बाहर हो जाते हैं। नोट करना चाहें जो भी बच्चे, वो नोट कर सकते हैं। विटामिन्स हमारी बॉडी में दो तरह के हैं, एक तो वाटर सॉल्युबल, दूसरा फैट सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन बी एंड सी, एक्सेस अमाउंट ऑफ विटामिन बी, सी डू नॉट स्टोर्ड and releases from with urine, yeah, releases from body. Fat soluble vitamin A, D, E, K, they can store in hepatic cells of liver, या केवल लीवर लिखो, हेपेटिक सेल वेल इतना भी नहीं छोड़ो। क्लियर हुआ सब बच्चों को? अब नॉर्मली एक लाइन और लिखो, जब बिल्कुल एंडिंग ऑफ द टॉपिक पे आ ही गए हैं, तो इसके सेकंड या थर्ड पॉइंट में एक लाइन लिखो, नॉर्मल यूरिनेशन लिखो बेटा। नॉर्मली अ यंग एंड हेल्दी पर्सन एक्सक्रीट्स 1.5 to 1.8 लीटर यूरिन पर डे। मैं बोल देता हूँ, लिखो बेटा, यंग एंड हेल्दी पर्सन एक्सक्रीट, या यूरिन नॉर्मली ऐसे लिखो, यूरिनेशन पर डे, यूरिनेशन पर डे
हाँ भाई, बाय हेल्दी पर्सन तो है ही, नॉर्मली है ना, नॉर्मली लिख देते हैं, नॉर्मली मतलब हेल्दी पर्सन हो गया वो। कितना होता है 1.5 लीटर टू कितना लगेगा 1.8 लीटर, 1.8 लीटर, 1.8 लीटर। क्लियर। एक दिन में 1.5 से 1.8 लीटर यूरिनेशन होता है, ठीक। लेकिन यहाँ तक नोट कर लिए सब बच्चों ने, है ना। तो हेल्दी पर्सन का यूरिनेशन पर डे 1.5 टू 1.8 लीटर। लेकिन एक छोटा सा नोट करके लिख लो, एक डिसीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, तो एक इम्पॉर्टेंट नोट करके लिखे हैं, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ वासोप्रेशन और एडीएच का पूरा नाम लिख लें, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ वासोप्रेशन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यहाँ तो नोट किया, लिखो यूरिनेशन पर डे विल बी 10 to 12 लीटर। यूरिनेशन कितना हो जाता है बेटा 10 to 12 लीटर पर डे। दस से 12 लीटर। एंड आगे लिखो, एंड डिसीज इज कॉल्ड, एंड डिसीज इज कॉल्ड, और डिसीज को क्या बोलते हैं, देखो डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस इतना ज़रूरी नहीं है, तो टॉपिक स्टडी कर रहे हैं तो मैं सारी चीज़ें आपको बताता जा रहा हूँ। बिल्कुल ये नोट हमारे काम का था। अगर हमारे सिलेबस में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमें स्टडी करना है, तो ये जो हार्मोन है बेटा वासोप्रेशन, हमारे ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, इसका पोस्टीरियर पार्ट ये इसे रिलीज़ करता है, वासोप्रेशन या एडीएच हार्मोन। इसका एक लंबी कहानी है, वो सब अभी छोड़ दो, है ना, और रिलेटेड टू द हार्मोन एक्शन। चलिए, ये फाइनली हमारा एक्सक्रीशन जो टॉपिक था वो यहाँ जाकर एंड हुआ। तो अपन नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलो आज यहीं क्लास एंड करते हैं। किसी बच्चे को डाउट है तो क्लास के बाद रुकेंगे, डाउट नहीं है तो लीव कर सकते हो आप। ठीक है, ओके।